ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस सेशन में अपन डिस्कस करेंगे एक नया कॉन्सेप्ट दैट इज़ लॉस ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है, तो जैसे कि प्रीवियस सेशन में अपन ने डिस्कस किया था कि वैल्यूएशन किस तरीके से की जाती है एक अनसोल्ड स्टॉक की। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि सर जो वो कॉन्सेप्ट है वो आपके हर बड़े सम्स के अंदर काम आने वाला है। ठीक उसी तरीके से जो आपका कॉन्सेप्ट है लॉस ऑन कंसाइनमेंट, वो भी उसके ऊपर पर्टिकुलर क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, एज वेल एज वो जो कॉन्सेप्ट है ये वाला वो आपके बड़े एग्जाम्पल के अंदर भी काम आएगा। ठीक है, तो देखते हैं नया कॉन्सेप्ट दैट इज़ लॉस ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है, तो देखो देखो जब भी कोई बिजनेस करता है तो उस बिजनेस में हमेशा रिस्क तो इन्वॉल्व होता ही है कि लॉस हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी बिजनेस क्यों ना हो हमेशा रिस्क तो इन्वॉल्व होगा वहाँ पर। ठीक उसी तरीके से जब मैं एक बात करता हूँ कंसाइनमेंट ट्रांजेक्शन की, तो क्या सर वहाँ पर भी रिस्क इन्वॉल्व होता है? हाँ सर, वहाँ पर भी रिस्क इन्वॉल्व होता है। तो जब मैं बात करता हूँ रिस्क की, तो यहाँ पर लॉस जो होता है रिस्क का वो दो टाइप का हो सकता है। नंबर वन नॉर्मल लॉस, नंबर टू अब नॉर्मल लॉस। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं इस कॉन्सेप्ट की बात करूँ तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर अलग से एक थ्योरी का क्वेश्चन बन सकता है या 2 नंबर के लिए एक प्रैक्टिकल का सम आ सकता है। ठीक है, अदरवाइज ये जो कॉन्सेप्ट है वो बड़े एग्जाम्पल में तो आपको डील करना ही करना है। ठीक है, बट एग्जाम पैटर्न किस तरीके का बन सकता है वो मैंने आपको डील किया। ठीक है, थ्योरी का आता है तो आप इस तरीके से ये नोट जो है वो लिख के आ सकते हो। ठीक है, तो पहले अपन इसको समझते हैं कि ये जो नॉर्मल लॉस है ना अब नॉर्मल लॉस है वो क्या होता है। ठीक है, देन अपन डिस्कस करेंगे इसके प्रैक्टिकल सम्स, देन मूव करेंगे अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल लॉस। ठीक है, नॉर्मल लॉस सर जैसे कि नाम से पता लगता है कि नॉर्मल लॉस वो लॉस होता होगा जो बिजनेस की जो एक्टिविटी है उसमें नॉर्मली होता है। ठीक है, नाम से पता लगता है डेफिनेशन उसका, अगर आप समझना चाहो तो नॉर्मल लॉस क्या होता है सर? जो बिजनेस के अंदर बार बार होता है, एज वेल एज बिजनेस की कोई भी एक्टिविटी करो वो होना ही होना है। ठीक है, लेकिन जब अबनॉर्मल लॉस की बात करता हूँ तो क्या अबनॉर्मल लॉस नाम से लगता है क्या नॉर्मली होता है बिजनेस में? नहीं सर, वो बिजनेस में बार बार नहीं होता, वो बिजनेस में एक्सीडेंटली होता है। इन दैट केस सिर्फ कई बार ही होता है, ऐसा नहीं कि बार बार जब भी आप एक्टिविटी करोगे वो आपका होगा ही होगा। ठीक है, तो अगर मैं नॉर्मल लॉस की बात करूँ तो वो ये लॉस होता है जो बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटीज़ को करने पर होगा ही होगा। ठीक है, इसका मतलब कि उन्हें आप अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन जब मैं बात करता हूँ एक अबनॉर्मल लॉस की, तो अबनॉर्मल लॉस जो होता है वो एक्सीडेंटली होता है। इन दैट केस वो बिजनेस में बार बार नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसा जो लॉस होता है दैट इज़ नॉर्मल लॉस, वो आपका रिकरिंग नेचर का होता है। रिकरिंग नेचर का मतलब क्या? जो चीज़ बार बार होती है बिजनेस में। और जब बात करता हूँ अब नॉर्मल लॉस की, तो जो ऐसा लॉस होता है वो किस नेचर का होता है? आपका नॉन रिकरिंग नेचर का। ठीक है, आगे चलता है। देखो जब मैं बात करता हूँ नॉर्मल लॉस की, तो इन्हें आप अवॉइड कर सकते हो। सॉरी, इट कैन नॉट बी अवॉइडेबल, इन्हें आप अवॉइड नहीं कर सकते, मतलब कि ये होगा ही होगा। बट जब बात करता हूँ मैं अब नॉर्मल लॉस की, तो आप इन्हें अवॉइड तो नहीं कर सकते, लेकिन इससे आप कई हद तक बचा सकते हो बिजनेस में होने से। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, तो जैसे आपको लॉस बाय फायर से बचना है तो आप बिजनेस के अंदर प्रॉपर इक्विपमेंट्स रखोगे या कुछ इस तरीके से मैनेजमेंट करोगे बिजनेस के अंदर, इस तरीके से सिस्टम अप्लाई करोगे कि आप लॉस बाय फायर से बच सको। ठीक है, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय थेफ्ट से आप बच सकते हो, क्योंकि लॉस बाय थेफ्ट एंड लॉस बाय फायर नॉर्मल एक्टिविटी थोड़ी है बिजनेस की, ये तो अबनॉर्मल लॉस हुआ ना। तो लॉस बाय थेफ्ट से कैसे बच सकते हो? आप सिस्टम इस तरीके से अप्लाई करोगे, प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को अच्छा बनाओगे, तो आप इनसे बच सकते हो। लेकिन अपन 100% ये नहीं बोल सकते कि आप इनसे बच ही जाओगे। ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड अब नॉर्मल लॉसेस। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं बात करता हूँ जैसे कि ये जो लॉस है इसके रेस्पेक्ट में आप क्या करवा सकते हो? इंश्योरेंस। ठीक है, तो आजकल तो बहुत सारी जो कंपनीज है वो क्या करती है, लॉसेस के रेस्पेक्ट में इंश्योरेंस करती है। तो ऐसा कौन सा लॉस होगा सर? अगर आप लॉजिक से सोचो तो ऐसा कौन सा लॉस होगा जो जिसके रेस्पेक्ट में इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस करती होगी? क्या नॉर्मल लॉस के रेस्पेक्ट में करती है या अब नॉर्मल लॉस के रेस्पेक्ट में करती है? सोचो सर। देखो नॉर्मल लॉस तो सर वो लॉस होता है जो बिजनेस की एक्टिविटी में बार बार होता है, जो आपको पहले से पता होता है। ठीक है, तो इस केस में अगर आप इंश्योरेंस कंपनी ऐसे लॉसेस का लॉस जो इंश्योरेंस करने लग गई तो वो तो हमेशा घाटे में जाएगी। ठीक है, तो इंश्योरेंस उन चीज़ों को किया जाता है जो अनडिफाइंड इवेंट्स होते हैं।
जो पहले से पता नहीं होते हैं। हाँ हो सकता है, लेकिन ये पता नहीं होता कि वो होंगे ही होंगे, ठीक है। बट आपको ये पता है कि नॉर्मल लॉस तो वो लॉस है जब भी आप एक्टिविटी करोगे तो होगा ही होगा। तो इन दैट केस नॉर्मल लॉस का इंश्योरेंस कंपनी कभी भी क्या नहीं करती है, इंश्योरेंस नहीं करती है। वो किसका इंश्योरेंस करती है, अब नॉर्मल लॉसेस का, ठीक है। क्योंकि वो लॉसेस तो सर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, तो वो डिफाइन थोड़ी है पहले से। तो ये वो इवेंट्स होते हैं अब नॉर्मल लॉसेस जो पहले से डिफाइन नहीं होते हैं, हो भी सकते नहीं भी हो सकते, ठीक है। बट नॉर्मल लॉस तो वो है जो बार बार होगा होगा। तो इन दैट केस क्या बार बार कंपनी आपको पैसे देगी, नहीं। इस केसेस में जो इंश्योरेंस कंपनी है वो कभी भी ऐसे लॉसेस का इंश्योरेंस नहीं करती है, ठीक है। एक और चीज़ समझना, दीज लॉसेस आर बॉर्न बाई गुड यूनिट्स, सो इट चेंजेस द नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द गुड्स। इसका मतलब क्या होता है, अपन एक एग्जांपल समझते हैं। देखो वो लाइन ये बोलना चाह रही है कि नॉर्मल लॉस की वजह से क्या होता है, आपका जो कॉस्ट पर यूनिट है ना वो चेंज हो जाता है, ठीक है। अब उसको समझते हैं कैसे चेंज होता है। देखो फॉर एग्जांपल एक मिस्टर ए था, मिस्टर बी था, मिस्टर सी एंड मिस्टर डी था, ठीक है। अब से समझना, इन चारों में से मिस्टर ए जो था उसका बर्थडे था, ठीक है। तो उस केस में मिस्टर बी, मिस्टर सी एंड मिस्टर डी ने क्या किया, एक गिफ्ट लेके आया, ठीक है। अब गिफ्ट लेने गए तो उसको एक्सपेंस करना पड़ेगा, ठीक है। गिफ्ट लाओगे तो एक्सपेंस होगा। अब उस गिफ्ट का जो कॉस्ट था सर वो था ₹900 का, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि सर इस गिफ्ट का वैल्यू कितना, ₹900, तो यहाँ पर जब पर मेंबर गिफ्ट का अमाउंट कितना कंट्रीब्यूट किया जाएगा, अगर आप वो निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे। अगर मैं आपसे बोलूँ गिफ्ट का वैल्यू कितना, 900, कितने लोगों ने लिया उसको, 3 लोगों ने। तो अगर पर पर्सन मेंबर इसका मैं कंट्रीब्यूशन निकालूँ तो कितना होगा सर। तो अगर पर पर्सन इसका वैल्यू निकालूँ तो कितना हो गया, कैसे निकालोगे, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई टोटल मेंबर्स, जितने मेंबर्स कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं वो। तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट कितना आपका 900 का, और टोटल मेंबर्स कितने हैं, मिस्टर बी, मिस्टर सी एंड मिस्टर डी, दैट इज 3 मेंबर्स। तो पर मेंबर कॉस्ट कितना आएगा आपका 300 का, ठीक है सर। ठीक इसी तरीके से जब अपन एक बिजनेस में कॉस्ट का कैलकुलेशन करते हैं, पर यूनिट कैलकुलेशन करते हैं, तो वो भी इस तरीके से की जाती है। बट मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब सर ये केस था जहाँ पर कोई डिफॉल्टर नहीं है, इसका मतलब कि हर कोई जो तीनों मेंबर है वो पैसा देने के लिए, कंट्रीब्यूट करने के लिए रेडी है। लेकिन एग्जाम्पल को कॉन्सेप्ट से लिंक करने के लिए अपन एक बार ये मान के चलते हैं कि यहाँ पर जो मिस्टर सी है ना वो पैसे देने में कैपेबल नहीं है, मतलब पैसा नहीं दे पाएगा वो। तो अभी सर जो पर पर्सन मेंबर जो कॉस्ट आ रहा था वो कितना आ रहा था, 300 रुपये का। लेकिन अगर मिस्टर सी पैसा नहीं दे पाएगा तो उस केस में यहाँ पर पैसा कौन कौन देगा सर, अब मिस्टर बी एंड मिस्टर सी। अगर पहले 3% पैसा दे रहे थे और टोटल कॉस्ट आया था 900 रुपये का, तो इन दैट केस पर मेंबर कॉस्ट कितना 300। लेकिन अगर मिस्टर सी पैसा नहीं दे सकता, वो नहीं दे पाएगा पैसा, तो उस केस में यहाँ पर अगर मैं पर पर्सन कंट्रीब्यूशन निकालूँ तो कितना आएगा, देखो अपना फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई टोटल मेंबर्स माइनस डिफॉल्टर, मतलब जो पैसा नहीं दे पाया। इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। ये वर्ड्स यूज़ नहीं करने आपको, ठीक है। इसका फॉर्मूला है, वो आपको बता दूंगा मैं किस तरीके से डिराइव हो रहा है, लेकिन एक बार इसको समझना। तो टोटल कॉस्ट तो सर अभी भी वही रहेगा। अब इस गिफ्ट को चाहे 10 लोग खरीदे, 5 लोग खरीदे या 3 लोग खरीदे, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या उसका वैल्यू में कुछ चेंज आएगा, नहीं आएगा, वो तो सेम रहना है ना। तो टोटल कॉस्ट तो सेम रहेगा, दैट इज़ 900। लेकिन पहले कितने लोग इसको कंट्रीब्यूट कर रहे थे, 3 लोग। लेकिन अब कितना चले गया उसमें से, एक मेंबर चला गया, तो अब कितने लोग बियर करेंगे उसको, 900 डिवाइड बाई 2, दैट इज अब कितना वैल्यू आ गया इसका 450 का।
सर जब 3 यूनिट, या अपन बोले इसको, अगर मैं एक प्रोडक्ट के लेकर बात करूँ, एक गिफ्ट को मैं प्रोडक्ट के रूप में बात करूँ, एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू को देखकर बात करूँ, तो गिफ्ट एक प्रोडक्ट है। वो कितने पर्सन के, कितने यूनिट के लिए था? अगर आपने प्रोडक्ट को बनाने में 900 रुपये का खर्चा किया, वो कितने यूनिट के लिए था? 3 के लिए था। उसमें से अगर 1 यूनिट खराब हो जाती है तो इन दैट केस जो 900 रुपये का खर्चा है वो आप कितने यूनिट के ऊपर डाल दोगे? 2 यूनिट के ऊपर। तो पहले वो जो 900 रुपये था वो 3 यूनिट के थ्रू रिकवर हो रहा था, ठीक है। ये 900 रुपये कितने यूनिट दे रहे थे आपको? 3 यूनिट बने थे उसमें। लेकिन सर मुझे बाद में पता लगा कि सर 1 यूनिट खराब हो गया उसमें से। तो उस केस में अब जो 900 रुपये है वो मैं कितने यूनिट से रिकवर करूँगा? पहले मार्केट में बेचता मैं 3 यूनिट, और 3 यूनिट से मैं कमाता अगर 300 तो मेरा 900 रुपये रिकवर हो गया। लेकिन अगर 1 यूनिट खराब हो जाता है तो इन दैट केस अपने पास कितने यूनिट रह जाते हैं? 2। तो ये जो 900 रुपये है वो कितने यूनिट कमा के देंगे मुझे? 2 यूनिट कमा के देंगे। तो अगर मैं 900 को 2 में कंट्रीब्यूट करूँगा तो कितना आएगा? 450, ठीक है। तो सर ठीक इसी तरीके से अगर मैं अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देख के चलूँ तो नॉर्मल लॉस भी सर ऐसा ही होता है। मतलब अगर बिजनेस के अंदर कोई नॉर्मल लॉस हो रहा है तो उस कोई केस में जितने आपके गुड यूनिट्स होते हैं वो जो कॉस्ट है उसको बियर करता है। अभी मैं आपसे बोला कि अगर 3 यूनिट का कॉस्ट, 3 यूनिट बनाने में मुझे 900 रुपये लगा, ठीक है। अगर 1 यूनिट ख़राब हो जाता है, मुझे पता है कि अगर मैं यूनिट बनाऊंगा तो मेरा 1 यूनिट तो ख़राब होना ही होना है, ठीक है। मेरे बिजनेस का एक ट्रेंड चलता है कि अगर मैं 3 यूनिट बनाता हूँ तो उसमें से 1 ख़राब होता है, ठीक है। तो 1 यूनिट चला गया तो बचा कितना? 2 यूनिट्स। तो सर ये वही तो यूनिट्स है जो गुड यूनिट्स है, ठीक है। तो ये जो गुड यूनिट्स है ना वो इस 900 रुपये को रिकवर करवाएंगे, ना कि 3, क्योंकि इसको तो आप बेच नहीं सकते ना, ये तो लॉस हो गया अपना। तो इस केस में जो 2 यूनिट है वो रिकवर करवाएंगे आपके 900 रुपये को, ठीक है। तो इस तरीके से अपन नॉर्मल लॉस का कैलकुलेशन करते हैं। तो अगर मैं नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट निकालूं तो कितना हो जाएगा आपका? 450। लेकिन जब नॉर्मल लॉस नहीं था, मतलब कि इस 1 का लॉस नहीं था, तो कितना कॉस्ट आ रहा था अपना? 300 रुपये पर यूनिट, ठीक है। अब इसको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से लिंक कर रहा हूँ, बिजनेस से लिंक कर रहा हूँ, ना कि गिफ्ट से लिंक कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर 3 यूनिट का कॉस्ट कितना? 900, ठीक है। 3 यूनिट का कॉस्ट कितना? 900। तो पर यूनिट कॉस्ट कितना? 300। लेकिन सर जैसे ही आपका 1 यूनिट खराब हो गया, और अगर आपको पता है कि वो यूनिट खराब होना ही होना है, दैट इज़ वो नॉर्मल लॉस है, तो इस केस में पता क्या करना आपको? जो 2 यूनिट का लॉस था ना, जो 2 यूनिट बच गई वो इस 900 रुपये को रिकवर करेगी। तो इस केस में जो आपका नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट है वो कितना हो जाएगा? 450। तो इससे क्या पता लगता है आपको कि नॉर्मल लॉस की वजह से आपका कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जाता है, कम हो जाता है? देखो पहले कितना था? 300, और जैसे ही आपका एक नॉर्मल लॉस हो गया तो उस केस में आपका पर यूनिट कितना हो गया? 450। तो अल्टीमेट मैं बात करूं, जब मैं बिजनेस में 2 यूनिट को बेचूंगा तो मैं कितने का बोलूँगा? 300 का बोलूँगा, 450 का पर यूनिट बोलूँगा? 450 का। तो अगर मैं बोलूँ आपसे तो नॉर्मल लॉस में क्या होता है, आपको पहले से पता होता है कि वो लॉस होने वाला है, तो क्या आप कंसिडर कर सकते हो कि इसका पर यूनिट कॉस्ट कितना? 450, 300। देखो सिंपल है ना, नॉर्मल लॉस तो आपको पहले से पता होता है कि वो लॉस हो गया होगा। तो इस केस में आपके लिए ईजी है कि आप पर यूनिट कॉस्ट निकाल सकते हो। अगर आपको नहीं पता होता तो इस केस में कैसे निकालोगे? लेकिन आपको पता है कि अगर मैं 3 यूनिट बनाता हूँ तो 1 खराब होती है, तो इस केस में कितने यूनिट बच जाएगी आपके पास? 2। तो ये 2 यूनिट का क्या है आपके लिए? गुड यूनिट्स, ठीक है। तो पहले ये जो यूनिट था 900 रुपये, वो 3 यूनिट रिकवर करी थी 300 रुपये पर के अकॉर्डिंग। लेकिन आपको पता था कि 1 यूनिट खराब होने वाली है, दैट इज़ वो नॉर्मल लॉस है अपना। तो उस केस में आपकी गुड यूनिट कितनी? 2, और जो 900 रुपये वो रिकवर कितनी करेगी? 2 करेगी। और अब आपका नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट कितना हो जाएगा? 450, ठीक है। तो अगर मैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करूँ नॉर्मल लॉस की, तो इस केस में क्या होता है सर, आपकी जो नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट होती है ना वो इंक्रीज हो जाती है। इसका कोई अलग से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं किया जाता, ठीक है। तो जब मैं मार्केट में बेचूंगा ना पर यूनिट को, तो मैं 2 यूनिट का कॉस्ट कितना बताऊंगा कि 450 का है सर, 300 का नहीं है। 300 का तब होता जब मेरा नॉर्मल लॉस नहीं होता। लेकिन सर अब देखो 3 की जगह मेरे पास कितनी यूनिट बच गई? 2 बच गई है। तो इस केस में जब मैं पैसा रिकवर करूंगा ना, कस्टमर को बेचूंगा, तो कस्टमर को बोलूँगा कि देख 300 का नहीं है अब 1 यूनिट। अब वो 1 यूनिट कितने का बनेगा तेरे लिए? वो 450 का, क्योंकि मेरा एक जो यूनिट है वो लॉस हो गया। तो अब मैं 2 यूनिट को कितने बेचूंगा?
900 में बेच 450 पर यूनिट में बेचूंगा, ठीक है। तो दैट इज़ नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट का जो आपके बुक्स में गिवन है, नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट। नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट होता है आपका टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाई टोटल यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है आपका। तो बुक्स के अंदर आपका जो स्क्रैप वैल्यू है ना वो गिवन नहीं है, लेकिन जब अपन कोई चीज़ सीख रहे हैं तो पूरा अच्छे से सीखेंगे ना। एग्जाम में अगर उसने स्क्रैप वैल्यू का यूज़ कर लिया तो आप क्या करोगे, ठीक है। तो मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ सिखा कर चलूँगा, दैट इज स्क्रैप वैल्यू का कॉन्सेप्ट, कि अगर स्क्रैप वैल्यू होगा तो किस तरीके से उसको डील करके चलेंगे। अब देखो स्क्रैप वैल्यू होता क्या है ना, समझना एक चीज़ समझना। अगर मैं आपसे बोलता हूँ, इसी एग्जांपल को लेते हैं अपन, यहाँ पर जो पर यूनिट कॉस्ट था नॉर्मल लॉस के बाद कितना था, 450 रुपये का, ठीक है। अब पता है ये जो 1 यूनिट लॉस हुआ ना अपना यहाँ पर, ठीक है, ये मानते हैं कि ख़राब हो गया अपना, मतलब कि अगर मैं प्रोडक्शन करूँगा तो 1 यूनिट ख़राब होता ही होता है अपना। तो क्या मैं इसको बेच नहीं सकता? अगर मैं इसको कबाड़ी में जाके बेचूँ तो कुछ तो पैसा मिलेगा ना यार, ठीक है। तो अगर जो पैसा मिलता है ना इस यूनिट को बेचने पर, मानते हैं कि मुझे मिलता है 100 रुपये, ठीक है। इस यूनिट को मैंने बेचा और मुझे कितना मिला, 100 रुपये मिला, ठीक है। तो उस केस में आपका जो 450 रुपये पर यूनिट है, पर यूनिट आ रहा है, वो आपका कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा, सोचो। अभी आपके लिए कॉस्ट कितना, 900, ठीक है। उसमें से आपको अभी तक कितना मिल चुका, 100 रुपये तो मिल चुका ना। तो अल्टीमेट अब ये कितना रह जाएगा आपके लिए, 800 रह जाएगा, ठीक है। क्योंकि 900 में से आपने 100 रुपये तो रिकवर कर लिया, ठीक है। अब और कितना रिकवर करना है, 800। तो उस केस में क्या करते हैं अपन, टोटल कॉस्ट कितना, 900, उसमें से जितना अपन को स्क्रैप वैल्यू मिल गया, जो लॉस हुई यूनिट थे उसको बेचने पर, वो अपन हटा देते हैं यहाँ से। एंड जितने वैल्यूज था अपने पास, टोटल यूनिट कितना, 3 यूनिट था, उसमें से नॉर्मल लॉस यूनिट कितना, 1 वो हटा देते हैं। तो कितना जाता है अपने पास, 800 डिवाइड बाई 2, दैट इज 400 रुपये पर यूनिट, ठीक है। ऐसा कॉन्सेप्ट, ये जो स्क्रैप वैल्यू वाला है वो कॉन्सेप्ट नहीं है आपके बुक में, लेकिन अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आप डील कर सकते हो उसको, इतना हार्ड नहीं है, ठीक है। तो फॉर्मूला सिर्फ आपका इतना सा बुक के अंदर, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई टोटल यूनिट माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट, ठीक है। स्क्रैप वैल्यू का मैंने ये पॉइंट डील कर दिया ताकि अगर एग्जाम में आए तो आप इसे डील कर सको, ठीक है। तो बेसिकली अभी अपन इसको थ्योरली डील कर रहे हैं, मैं आपके सामने एक बेस क्रिएट कर रहा हूँ। अभी अपन ने एग्जाम्पल डील नहीं किया, तो अपन एग्जाम्पल डील करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। अगर मैं इसको एक और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूँ तो देखो कैसे होगा ये। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि 4 पर्सन थे, वो किसी होटल में जाते हैं और वहाँ पर होटल में डिनर करते हैं, और डिनर का जो एक्सपेंस था वो आता है यहाँ पर, मानते हैं 1000 रुपीज़ का, ठीक है। 1000 रुपीज़ का एक्सपेंस आ जाता है यहाँ पर। अब सर चारों में से ज़रूर थोड़ी कि चारों एक्सपेंस को बियर करें, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, वो पर प्लेट का हिसाब लगाएंगे कि एक प्लेट में कितना कॉस्ट बन रहा है, तभी तो वो कंट्रीब्यूट करेंगे चारों। तो अगर मैं पर पर्सन कैलकुलेट करूँ इसका, पर पर्सन कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करूँ उसका, तो 1000 डिवाइड बाई 4, दैट इज कितना, 250 रुपये पर प्लेट, यही हुआ सर। लेकिन मानते कि इसमें से 1% ऐसा था जो पैसा नहीं देगा, ठीक है। अगर वो पैसा नहीं देगा तो जो बाकी बच गया वो कौन बियर करेगा, 3% करेंगे, ठीक है। तो अभी 1000 रुपये कितने लोगों में आ रहा था, डिवाइड हो रहा था 4 लोगों में। अब कितने लोगों में डिवाइड होगा, 3 लोगों में। तो अगर मैं अब पर पर्सन कैलकुलेशन करूँ तो कितना आ जाएगा सर इसका वैल्यू, 1000 डिवाइड बाई 4 माइनस कितना जो था अपना नॉर्मल लॉस था 1 का, तो यहाँ से 1 को हटा देंगे तो कितना हो जाएगा ये, 1000 डिवाइड बाई 3, दैट इज 333 रुपीज़ पर प्लेट आ जाएगा आपको ये वैल्यू, ठीक है। तो सोचो जितना ज़्यादा यूनिट होगा उतना कम पर यूनिट आएगा आपका, मतलब कि यूनिट अगर ज़्यादा होंगे तो आपका पर यूनिट कम हो जाएगा,
और जैसे जैसे अगर आपका यूनिट कम होता जाएगा वैसे वैसे आपका क्या होगा, पर यूनिट बढ़ता जाएगा। लेकिन आप एक चीज़ समझना, इस केस में क्या हुआ, आपको 100 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल गया। क्या बोला मैंने, 100 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल गया। तो अब जो ये 3 लोग हैं ना, कितने को बांटेंगे, 1000 को या कम को या ज़्यादा को, कम बांटेंगे, क्योंकि अभी बांटने के लिए पैसा कितना था उनके पास, 1000 रुपीज़। लेकिन अगर 100 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल गया होगा तो क्या करोगे आप, इस 1000 में से 100 को हटा दोगे। लेकिन अभी भी कितने लोग बांटेंगे इसको, 3 लोग। तो इस केस में आपका पर यूनिट कितना जाएगा, 300 रुपये पर प्लेट। ठीक है, तो स्क्रैप वैल्यू को अपन हटाते क्यों है, क्योंकि ये आपकी कॉस्ट को कम कर देता है। ठीक है, पहले आपको 1000 रुपीज़ देना था लेकिन 100 रुपीज़ आपको मिल गया, तो अल्टीमेट आपको देना कितना है, 900 रुपये। ठीक है, तो 900 डिवाइड बाई 3 दैट इज़ 300 रुपीज़। तो दैट इज़ कॉल्ड नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट। इस तरीके से आप नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट निकालते हो। और तो जो भी आपका नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट होता है ना, वो पहले से इस अमाउंट के अंदर छुपा हुआ होता है, इसलिए इसका कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं किया जाता। क्योंकि देखो ना, पहले ये जो 1000 रुपये था वो कितने लोग बियर कर रहे थे इसको, 3 लोग, 4 लोग बियर कर रहे थे। तो उस केस में कितना आता है इसका वैल्यू, 250। ठीक है, मैं स्क्रैप की बात नहीं करता अभी। लेकिन अगर वही 1000 रुपये 3 लोग बियर करेंगे तो पर प्लेट कॉस्ट कितना जाएगा, 333 रुपये। ठीक है, तो जब मैं किसी को बोलूँगा कि सर आपका पर प्लेट कॉस्ट कितना, अगर वो 4 लोग किसी से, अगर उन 4 लोगों को कोई पूछेगा कि सर आपका पर प्लेट कॉस्ट कितना आ रहा है, तो उस केस में कितना बोलेंगे वो, 250 या 333 रुपये, 333 रुपये। तो अल्टीमेट इस 333 के अंदर क्या छुपा हुआ, आपका नॉर्मल लॉस भी इंक्लूड है, इसलिए इसका अलग से कोई ट्रीटमेंट नहीं किया जाता। ठीक है, इसको अगर इसका क्रक्स बताना चाहूँ शॉर्ट में वापस से, तो देखो एक बार वापस देख लो, क्लियर कर लेते हैं इसको एक अच्छे से। सॉरी, अगर एक मैन्युफैक्चरर 4 यूनिट्स बनाता है, कितनी, 4 यूनिट्स बनाता है, उस 4 यूनिट का कॉस्ट उसके पड़ता है पूरा 1200 रुपीज़ का। ठीक है, वापस समझ लो इसको। अगर मैं बोलता हूँ कि मैं एक मैन्युफैक्चरर 4 यूनिट बनाता है, उसमें उसका कॉस्ट पड़ता है कितना, 1200 रुपीज़ का। अब जब भी वो 4 यूनिट बनाता है तो उस केस में उसके पास जो अल्टीमेट आउटपुट निकल के आता है, मतलब कि वो बनाता 4 यूनिट है लेकिन उसमें से सही यूनिट कितनी निकल के आती है, सिर्फ 3 यूनिट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या कि यहाँ पर जो 1 यूनिट है वो नॉर्मल लॉस है। नॉर्मल लॉस क्यों, क्योंकि अगर आप 4 यूनिट बनाओगे तो आपके पास आउटपुट कितना आएगा, अल्टीमेट 3 का आएगा। तो इन दैट केस यहाँ पर जो 1 यूनिट है वो क्या आपके लिए नॉर्मल लॉस है। लेकिन सर उसने तो अपना 1200 रुपये लगा दिया ना पूरा 4 यूनिट के लिए। ठीक है, तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो 1200 रुपये है उसमें क्या ये जो 1200 रुपये वो खुद बियर करेगा या फिर अपने कस्टमर से बियर करेगा। अगर मैं इसका पर यूनिट निकालता हूँ 4 यूनिट के अकॉर्डिंग, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना है इसका, 300 रुपीज़ पर यूनिट। ठीक है, लेकिन जब वो जो 1200 रुपये है वो 3 यूनिट के रेस्पेक्ट में हो जाएंगे तो उस केस में आपका 1 यूनिट का कॉस्ट कितना, 1200 डिवाइड बाई 3 दैट इज 400 रुपये। तो मुझे बताओ कि जब कस्टमर से मैन्युफैक्चरर चार्ज करेगा तो 300 रुपये पर यूनिट चार्ज करेगा, फिर 400 रुपये पर यूनिट चार्ज करेगा। वो 400 रुपये पर यूनिट चार्ज करेगा क्योंकि उसने 1200 रुपये का खर्चा कर दिया। लेकिन सर क्या ये जो 1 यूनिट है क्या बिजनेस में नॉर्मली होती है, हाँ खराब होती ही होती है। तो इन दैट केस यहाँ पर जो 1 यूनिट का लॉस है वो कौन बियर करेगा, आपका कस्टमर बियर करेगा। अगर ये लॉस नहीं होता तो मैं कस्टमर से कितना चार्ज करता, 300 रुपये। लेकिन अगर ये लॉस हुआ तो इस केस में उससे कितना चार्ज करूँगा, 400 रुपये। तो डिपेंड करता है कि लॉस कौन सा है। अगर वो नॉर्मल लॉस है तो उस केस में आपका कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जाता है। लेकिन वो अगर अबनॉर्मल लॉस होगा तो क्या अबनॉर्मल लॉस कस्टमर की वजह से होता है, नहीं, वो तो बिजनेस में एक्सीडेंटली होता है। अगर बिजनेस में मानते कि 1 यूनिट के अंदर आग लग जाती है, खराब हो जाता है, एक्चुअल में होता नहीं है ऐसा। अगर मैं अबनॉर्मल लॉस की बात करूं तो अबनॉर्मल लॉस में क्या होता है, जो लॉस होता है वो एक्सीडेंटली होता है। तो अगर सर बिजनेस में तो एक्सीडेंटली बताने क्या क्या हो जाएगा, ठीक है, तो उस केस में क्या आप कस्टमर भी डाल दोगे उसका बर्डन, नहीं। तो अबनॉर्मल लॉस के अंदर जो लॉस होता है वो कस्टमर के ऊपर नहीं डाला जाता, बल्कि क्या होता है जो ऑनर होता है वो खुद बियर करता है उसको। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये एक जो यूनिट था वो लॉस हुआ नॉर्मल लॉस की वजह से, तो इस केस में उससे आप क्या करोगे,
कस्टमर के ऊपर डाल दोगे। तो जैसे कि 4 यूनिट कितने का पड़ रहा था, एक 300 का, लेकिन एक का नॉर्मल लॉस हो गया, तो यही वो जो 3 यूनिट है वो रिकवर करोगे आप कस्टमर से कितने पे, 400 रुपये, क्योंकि उसको 1200 रुपये पूरा रिकवर करना है। अब वो 1200 रुपये कौन रिकवर कर देगा उसको, वो 3 यूनिट। तो इसका मतलब ये है कि जो 1200 रुपये है वो कौन बियर करेगा, आपके गुड यूनिट्स बियर करेंगे। ठीक है, तो इसे बोलते हैं नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, अब इसके ऊपर अपन एग्जांपल देखेंगे तब और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो देखो एग्जांपल, गुड्स ऑफ 1000 kg, 1000 kg गुड्स उसने खरीदे थे। किसने खरीदे, क्या था, सेंड किया था। ठीक है, तो 1000 kg इसने सेंड किए थे 60 रुपये के जी के हिसाब से, गुड्स सेंड किए कंसाइनमेंट के ऊपर। 50 kg ऑफ गुड्स वर डैमेज, अब डैमेज हो गए गुड्स। 1000 kg में से 50 kg जो गुड्स थे वो डैमेज हो गए, एंड कंसाइनी सोल्ड कर दिया कितना, 760 kg जो गुड्स था वो सोल्ड कर दिया 80 रुपये पर kg के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो समझो उसको। यहां पर कंसाइनर ने कंसाइनी को 1000 kg गुड्स ट्रांसफर किया, पर केजी कितने का, 60 रुपीज़ का। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि जब अपन वैल्यूएशन करते हैं तो जो वैल्यूएशन करते हैं क्लोजिंग स्टॉक का वो किस पे करता है, कॉस्ट पे। तो यहाँ पर ट्रांसफ़र किया तो कुछ इन्फॉर्मेशन है कि वो उसने कॉस्ट पे किया, किस पे किया, कुछ नहीं लिखा हुआ, तो अपन ये मान के चलेंगे कॉस्ट पे किया। क्योंकि अगर प्रॉफिट में या फिर कुछ मार्जिन लोडिंग का पोर्शन ऐड करके देता वो, तो इन्फॉर्मेशन दे रखा होता है ना, तब तो अपन कॉस्ट निकाल लेते हैं, स्टॉक रिजर्व निकाल लेते हैं, बट कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब उसने कॉस्ट पे ट्रांसफर किया। तो स्टॉक का वैल्यूएशन किस पे करना चाहिए अपन को, 60 पे करना चाहिए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं एक बारी। उसने सोल्ड कर दिया, अच्छा उसने 1000 भेजा, उसने सोल्ड कितना कर दिया, 160 kg सोल्ड कर दिया। ठीक है, इस 160 kg में से वो कितने बेच रहा है उसको, 80 रुपीज़ पे बेच दिया उसको पर kg। ठीक है, तो उसने बोला कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, आपको अनसोल्ड स्टॉक का वैल्यूएशन करना है। लेकिन अनसोल्ड स्टॉक का वैल्यूएशन तब कर पाऊंगा जब मेरे पास पर यूनिट कॉस्ट गिवन होगा। लेकिन सर यहाँ पर 60 रुपीज़ है तो सही पर यूनिट कॉस्ट, तो फिर क्या दिक्कत है, दिक्कत है सर। दिक्कत यह है कि यहाँ पर लॉस कितना हुआ मेरे बताओ पहले, डैमेज कितना हुआ गुड्स, 50 kg जो गुड्स था वो डैमेज हो गया। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि अगर ये जो 50 kg लॉस है वो अगर एक नॉर्मल लॉस है, तो इसका मतलब क्या आपका जो 60 रुपीज़ पर kg जो वैल्यू था पर यूनिट पर kg, क्या वो चेंज होगा। हाँ, मैंने आपको बताया था कि जब भी नॉर्मल लॉस होता है तो जो आपका 60 पर kg मतलब पर यूनिट कॉस्ट है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, वो बढ़ जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है। तो उसने 2 केस दिए आपको। नंबर 1, अगर जो डैमेज हुआ 50 kg गुड्स वो उसे ट्रीट करे एज ए नॉर्मल लॉस, तो नॉर्मल लॉस होगा तो इसका मतलब क्या, आपका 60 रुपीज़ चेंज हो जाएगा। तो पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि सर अब नॉर्मल लॉस होने के बाद इसका नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट कितना है। ठीक है, तो पहले वो चेक करेंगे। उसके बाद सेकंड केस में बोलता है कि अगर 50 kg गुड्स जो था उसे ट्रीटेड किया गया एज एन अब नॉर्मल लॉस। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि जब अब नॉर्मल लॉस होता है तो क्या आप उससे कस्टमर से चार्ज करते हो, नहीं। तो क्या आपका नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट चेंज होता है, नहीं। तो सेम रहेगा वो, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पर है, केस नंबर 1 में, वहाँ पर आपको 50 kg गुड्स दे रखा है जो डैमेज हुआ, लेकिन वो कैसा दिया है लॉस, नॉर्मल लॉस। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा पहले, नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट। अभी आपको कितना दे रखा है, 60, बट ये नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट नहीं है। क्यों, क्योंकि अपने पास 50 kg का लॉस हुआ है, वो लॉस कौन बियर करेगा, आपके गुड यूनिट्स। ठीक है, तो देखो आपने टोटल कितना यूनिट ट्रांसफ़र किया, 1000। ठीक है, उसमें से कितने यूनिट आपके लॉस हो चुके एज ए नॉर्मल लॉस। अगर मैं बोलूँ आपने ट्रांसफ़र किया 1000 kg, उसमें से नॉर्मल लॉस कितना हो गया आपको, 50 kg का, तो आप बता सकते हो आपके जो गुड यूनिट्स है, गुड यूनिट्स कितने हो गए। अगर 1000 में से 50 लॉस हो गया तो आपके गुड यूनिट कितने, 950 kg। तो यही तो वो वैल्यू है ना, जो यही तो वो यूनिट है जो पूरे के पूरे अमाउंट को बियर करेंगे। ठीक है, तो पहले आप ये निकालो कि आपका टोटल कॉस्ट कितना बनता था। ठीक है, अगर मैं टोटल कॉस्ट की बात करूँ जो आपने ट्रांसफ़र किया, यहाँ पर कंसाइनर ने कंसाइनी को ट्रांसफ़र किया कितना, 1000 kg। तो अगर मैं टोटल कॉस्ट निकालूँ कि टोटल कॉस्ट कितना लग रहा है, 1000 kg ट्रांसफ़र किया, पर यूनिट कितना ट्रांसफ़र किया, 60 का, तो टोटल कॉस्ट कितना निकाल दिया, 60,000 का।
देखो अगर लॉस नहीं होता, अगर लॉस नहीं होता 50 केजी का, तो उस केस में अभी भी जो पर यूनिट कॉस्ट था वो कितना आ रहा होता, 60 का। सिंपल है ना। अगर मैं किसी को 60 रुपये पर यूनिट के हिसाब से गुड्स को भेज रहा हूँ और वहाँ पर कोई लॉस नहीं हुआ, तो बाद में भी तो उसकी कॉस्ट वही रहने वाली 60 रुपये। लेकिन मैंने आपको बताया कि अगर बिजनेस के अंदर कोई नॉर्मल लॉस हो जाता है तो उस केस में आपका जो नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट है वो चेंज हो जाता है। और उसको अपन किस तरीके से निकालते हैं, देखो नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट कितना हो जाएगा आपका, अब टोटल कॉस्ट कितना आपका 60,000। इस 60,000 को कितने केजी के रेस्पेक्ट में एक्सपेंस किया गया था। ये जो 60,000 का कॉस्ट था वो कितने के लिए था, 1000 के लिए, ठीक है। तो इसे कितने केजी बिल करेंगे, 1000। लेकिन नॉर्मल लॉस हो गया तो इस केस में अब इस 60,000 को कितने यूनिट केजी बिल करेंगे, 950। तो यहाँ से 50 हटा देंगे अपन, तो यही तो बन गया अपना नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट। देखो अभी जो 60,000 था वो कितने के लिए था, 1000 के लिए था। लेकिन इस 1000 में से 50 का आपका नॉर्मल लॉस होता ही होता है। तो मैंने आपको बताया था जितना नॉर्मल लॉस होता है वो हट जाता है, और जो बाकी गुड्स है, जो बाकी की यूनिट है, वो बियर करेंगे टोटल कॉस्ट को, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट जो 60,000 रुपये था वो बियर कर रहा था पहले 1000 लेकिन नॉर्मल लॉस होने के बाद अब इस 60,000 को कितने यूनिट बियर करेंगे, 950, ठीक है। तो अब इसका पर यूनिट कॉस्ट कितना जाएगा, तो आपका पर यूनिट कॉस्ट आएगा सर 60,000 डिवाइड बाई 950, दैट इज 63.15 या 16 बोल सकते हैं इसको, ठीक है। इतना जो कॉस्ट है वो है आपका नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट। तो सर मैंने आपको बताया था कि जब भी अपन अनसोल्ड स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं किस पे करते हैं, कॉस्ट पे करता है, ठीक है। तो देखो किस तरीके से करेंगे। यहाँ पर उसने अपन को क्या पूछा कि आपको कैलकुलेशन करना है वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, ठीक है। केस नंबर 1, तो केस नंबर 1 को डील करते हैं। देखो पहले अपन अनसोल्ड स्टॉक निकालते हैं कि कितना है, अनसोल्ड यूनिट कितना है। 1000 केजी आपने ट्रांसफ़र किया था उसको, उसमें से 50 केजी तो आपका लॉस हो गया तो वो बचा नहीं, उसमें से 760 केजी उसने बेच दिया, तो लास्ट में कितना बच गया, 190 केजी, ठीक है। अब इस 190 केजी के अपन को कॉस्ट निकालनी है कि सर ये कितने का। तो अपन किस तरीके से निकाल देते हैं, सबसे पहले आता है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है। यूनिट कितना, 190 केजी। अच्छा पहले वाले केस में आपका नॉर्मल लॉस हुआ है, अब नॉर्मल लॉस हुआ है, सर अब नॉर्मल लॉस हुआ है। तो नॉर्मल लॉस की वजह से आपका कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जाता है, कम हो जाता है, या उतना रहता है, बढ़ जाता है। तो एग्जैक्टली था कितने का नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट, 60 रुपये का, लेकिन अब वो कितना बन गया आपका 63.16 का। तो अब आपको कितने से मल्टीप्लाई करना है उसको, 63.16 से। तो 63.16 दैट इज आ जाएगा आपका 12,000, ठीक है। प्लस क्या कर देते हैं अपन इसमें, कंसाइनर के एक्सपेंसेस। तो सर क्या आपको कंसाइनर के एक्सपेंसेस गिवन है यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कंसाइनर के एक्सपेंसेस के बारे में, और ना ही कंसाइनर के कोई एक्सपेंस है। तो उस केस में आपका जो पहले केस में अनसोल्ड स्टॉक का वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 12,000, ठीक है। ये तो था पहला केस। अब सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस बोलता है कि 50,000 केजी आपने गुड्स को ट्रीट करना है अब नॉर्मल लॉस, मतलब कि जो 50 केजी गुड्स जो था वो डैमेज हुआ है, वो किस वजह से हुआ है, अब नॉर्मल लॉस की वजह से। तो क्या सर अब नॉर्मल लॉस की वजह से क्या अपन जो अपना बर्डन था कॉस्ट का वो क्या कस्टमर के ऊपर वो डाल देते हैं, नहीं, वो अपन खुद बियर करते हैं। इन दैट केस क्या आपका नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट जो 60 रुपये था वो क्या इंक्रीज होगा, नहीं, वो अभी भी उतना ही रहेगा। तो इस केस में आप किस तरीके से वैल्यूएशन करोगे, क्या पहले तो मुझे ये बताओ कि क्या नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट 63.16 होगा, नहीं होगा। ये तो सिर्फ तब होगा जब आपका नॉर्मल लॉस हो रहा होगा, ठीक है। तो क्या यहाँ पर सेकंड वाले केस में क्या इसे नॉर्मल लॉस मानना है, नहीं, इसे आप नॉर्मल लॉस मानना है। तो उस केस में आपका जो नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट था दैट इज 60 रुपीज़, वो सेम का सेम रहेगा, ठीक है। तो सेकंड केस का वैल्यूएशन करता है। तो देखो केस 2, तो वापस से आपका अनसोल्ड यूनिट तो वही रहने वाला है, वो तो चेंज होगा नहीं, दैट इज कितना 190 केजी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं अपन, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है। कितने यूनिट का वैल्यूएशन कर रहे हैं अभी अपन, 190 केजी का,
और पर यूनिट कॉस्ट कितना आ रहा था उसका 60 का। तो ये कितना हो गया सर, ये आ जाएगा आपका 11,400 का, ठीक है। और यहाँ पर कंसाइनर की और कंसाइनिंग को एक्सपेंस थे नहीं, तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपन को कैलकुलेशन करना है। तो नॉर्मल लॉस के केस में देखा होगा आपने कि आपका जो कॉस्ट पर यूनिट है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो आपका जो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। बट अब नॉर्मल केस में क्या होता है, आपका नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहता है, तो इस केस में आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है वो भी कम आएगा, ठीक है। तो अगर इस तरीके से आप डील कर सकते हो उसको, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में अपन और एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर।